हाय गाइस, दिस इज नारायण गुजर और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इकोनॉमिक्स बाय नारायण गुजर में। हम लेकर आए हैं आपके लिए इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र विषय के मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड MCQ सीरीज का पार्ट 9। अभी कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेजेस मिले हैं कि सर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी वीडियोज़ बनाइए। तो अब से आने वाले सारे वीडियोज़ में आपको क्वेश्चंस और मैटर जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलने वाले हैं, ताकि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये बेनिफिशियल हो। साथ ही इकोनॉमिक्स के डेली क्विज, नोट्स और इन वीडियोस के PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये वीडियोस 11-12 के स्टूडेंट्स के साथ साथ हम सारे कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं, जो कि नवोदय, केंद्रीय विद्यालय, DSSB, PGT इकोनॉमिक्स, RPSC फर्स्ट ग्रेड और NTA NET 2020 के एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो न्यू वीडियोस और न्यू अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज की इंपॉर्टेंट MCQ सीरीज का पार्ट 9। तो आज का पहला सवाल है, हु हैज गिवन द मनी बेस्ड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स? अर्थशास्त्र की मुद्रा आधारित परिभाषा किसने दी है? आपके ऑप्शंस हैं मार्शल, सैमुअलसन, एडम स्मिथ, रॉबिन्स। तो देखिए, इन सब में से धन आधारित परिभाषा जो अर्थशास्त्र की दी है वो दी है एडम स्मिथ ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडम स्मिथ। तो धन आधारित परिभाषाओं के बारे में कुछ बातें आपको बता दूं। प्रोफेसर एडम स्मिथ, JB से, वॉकर आदि अर्थशास्त्रियों ने जो डेफिनेशंस दी है उसका जो सेंट्रल पॉइंट था वो था धन, यानी कि वेल्थ। प्रोफेसर एडम स्मिथ ने 1776 में एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था राष्ट्रों के धन के स्वरूप तथा कारणों की खोज, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इस बुक में जो इन्होंने अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन दी है वो ये है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। इट मीन्स जो धन आधारित परिभाषा दी है वो एडम स्मिथ और JB से, वॉकर, ये सारे इकोनॉमिस्ट थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हु हैज गिवन द इकोनॉमिक वेलफेयर बेस्ड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स? अर्थशास्त्र की आर्थिक कल्याण आधारित परिभाषा किसने दी है? तो देखिए, यहां आपसे पूछा गया है आर्थिक कल्याण आधारित परिभाषा। आपके ऑप्शंस हैं रॉबिन्स, पिगू, JK मेहता, ऑल ऑफ दीज। आर्थिक कल्याण आधारित परिभाषा जो दी है वो दी है पिगू ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिगू। पिगू ने जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी है वो ये है, इकोनॉमिक्स स्टडीज द इकोनॉमिक्स वेलफेयर एंड इट्स लिमिटेड अप टू दैट पार्ट ऑफ वेलफेयर विच कैन बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड विथ मनी एज द मेजरिंग डिवाइस। अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन है। आर्थिक कल्याण के उस भाग तक सीमित रहता है जिसको प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रा के मापदंड से संबंधित किया जा सके। इट मीन्स, अगर शॉर्ट में बात करें तो प्रोफेसर मार्शल, पिगू, जो भी इकोनॉमिस्ट रहे हैं, उन्होंने जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी है उसका जो मेन स्टडी की है वो क्या है, भौतिक कल्याण। इट मीन्स मटेरियल वेलफेयर। क्लियर? अगला प्रश्न, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। दिस डेफिनेशन रिलेट्स टू। अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन है, यह परिभाषा संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं धन की परिभाषा, वेल्थ डेफिनेशन, आर्थिक विकास की परिभाषा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट डेफिनेशन, कल्याणकारी परिभाषा, वेलफेयर डेफिनेशन, दुर्लभता की परिभाषा, स्कैर्सिटी डेफिनेशन। तो जैसा कि डेफिनेशन में क्लियर है कि अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का विकास है, यानी कि आर्थिक कल्याण यानी कि इकोनॉमिक वेलफेयर का जो डेवलपमेंट है उसे इकोनॉमिक्स बोला गया है। ये जो डेफिनेशन है वो वेलफेयर रिलेटेड है। इट मीन्स आपका राइट आंसर हो जाएगा वेलफेयर डेफिनेशन, कल्याणकारी परिभाषा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, व्हाट इज रिलेटेड टू द अटेम्प्ट टू एस्टेब्लिश अ पर्सन्स अनलिमिटेड नीड्स विथ लिमिटेड रिसोर्सेज? सीमित संसाधनों के साथ एक व्यक्ति की असीमित आवश्यकताओं को स्थापित करने के प्रयास से संबंधित क्या है? आपके ऑप्शंस हैं धन की परिभाषा, वेल्थ डेफिनेशन, दुर्लभता की परिभाषा, स्कैर्सिटी डेफिनेशन, आर्थिक विकास की परिभाषा,
इकोनॉमिक डेवलपमेंट डेफिनेशन, कल्याणकारी परिभाषा, वेलफेयर डेफिनेशन। तो देखिए जैसा कि परिभाषा में खुद क्लियर है कि सीमित संसाधनों के साथ एक व्यक्ति की असीमित आवश्यकताएं, तो यहाँ टॉपिक आता है स्टार्टिंग में कि व्यक्ति की जो आवश्यकताएं होती है वो हमेशा असीमित होती है। आवश्यकताएं पूरी जिससे होती है वो होती है साधनों से, और साधन हमारी आवश्यकताओं के सामने हमेशा सीमित होता है। क्लियर? और इस प्रॉब्लम को बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी। क्लियर? इट मींस नीड्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, और यहां क्रिएट होगी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, चयन की समस्या। इसका मतलब ये हो गया कि सीमित संसाधन, इसका मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज जो रिलेट करते हैं असीमित आवश्यकताओं को, अनलिमिटेड वांट्स। तो ये जो स्टेटमेंट है वो रिलेट करता है स्कैरसिटी डेफिनेशन, दुर्लभता की परिभाषा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, विच इकोनॉमिस्ट हैज कंसिडर्ड इकोनॉमिक्स एज पॉजिटिव साइंस? किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान माना है? आपके ऑप्शंस हैं मार्शल, पिगू, रॉबिन्स, जेएस मिल। तो अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान यानी कि पॉजिटिव साइंस जो माना है वो माना है रॉबिन्स ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉबिन्स। अब कुछ क्वेश्चंस पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स से रिलेट करते हैं। तो इससे पहले कि मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूं, मैं एक टॉपिक समझा देता हूं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, अर्थात वास्तविक अर्थशास्त्र और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र होता क्या है। देखिए बिल्कुल क्लियर है, एज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन कॉजेज एंड इफेक्ट। इसका मतलब कारण और परिणामों के बीच जो स्टडी करता है उस इकोनॉमिक्स को बोलते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। कैसे? आगे देखें, इट एक्सप्लेन दैट व्हाट इज इट, व्हाई इज इट एंड हाउ इज इट। ये क्या एक्सप्लेन करता है, क्या होता है, क्यों होता है और कैसे होता है। रिमेंबर वन थिंग, यहाँ अच्छाई बुराई गलत सही इनसे कोई मतलब नहीं है, ये जनरली अपने विवेक पर बेस्ड होते हैं। इट मीन्स इट बेस्ड ऑन रैशनैलिटी। अगर मैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करूं तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है, क्या होगा, कैसे होगा, ये बात नहीं करते हैं। यहां आती है ओपिनियन। क्लियर? और ये बात करते हैं क्या होना चाहिए। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन द पॉलिसी रिलेटेड फैक्ट्स लाइक व्हाट आउट टू बी, यानी कि यहां क्या बोला गया है, आदर्शात्मक विज्ञान नीति संबंधित तथ्यों का विवेचन करता है, अर्थात क्या होना चाहिए, व्हाट आउट टू बी। इसका मतलब यह है कि किसी भी कंडीशन में यहां ओपिनियन दी जाती है, व्हाट शुड बी डन इन द गिवन सिचुएशन एक्सेट्रा। नॉर्मेटिव साइंस हाईलाइट्स द गुडनेस और बैडनेस ऑफ द इकोनॉमिक फंक्शंस, यानी कि इकोनॉमिक फंक्शंस में क्या अच्छाई है क्या बुराई है, ये सारी चीजें वो एक्सप्लेन करता है। क्लियर? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बात करता है व्हाट वाज, व्हाट इज, व्हाट वुड बी, क्या था, क्या है, क्या होगा। वहीं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बात करता है व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए। ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो फैक्ट्स और फिगर्स पे बेस्ड होते हैं, यहाँ ओपिनियन नहीं होती है। ओपिनियन कहाँ होती है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। अगर हम ये स्टेटमेंट लें कि इंडिया जो है वो डेवलपिंग कंट्री है, तो ये स्टेटमेंट पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि हमने फैक्ट्स के बेस पे बोला कि इंडिया डेवलपिंग कंट्री है। बट अगर मैं ये बोलूं कि इंडिया को डेवलप्ड कंट्री होना चाहिए, तो यहां होना चाहिए शुड बी अ डेवलप्ड कंट्री, तो यहां स्टेटमेंट जो हो जाएगा वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हो जाएगा, आदर्शात्मक विज्ञान। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू, आदर्शात्मक अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं व्हाट इज, क्या है, व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए, वेयर इज, कहाँ है, वेयर वॉज, कहाँ था। तो देखिए नाम से ही क्लियर है, यहाँ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, अर्थात आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र बात करता है ओपिनियन की, यानी कि व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू, वास्तविक अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं व्हाट इज, क्या है, व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए, वेयर इज, कहाँ है, वेयर वॉज, कहाँ था। तो देखिए वेयर इज और वेयर वॉज ये तो कोई क्वेश्चन है नहीं। अगर हम बात करें व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए, तो ये था नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में। यहाँ बात कर रहे हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की, अर्थात वास्तविक अर्थशास्त्र जो बात करता है व्हाट इज।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्हाट इज, क्या है। अगला प्रश्न, व्हाट आउट टू बी इज द सब्जेक्ट मैटर, क्या होना चाहिए विषय वस्तु है। आपके ऑप्शंस हैं वास्तविक अर्थशास्त्र, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, आदर्शात्मक अर्थशास्त्र, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, आर्ट, कला, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो ये नाम से ही क्लियर हो गया, यहाँ बात कर रही है व्हाट आउट टू बी, क्या होना चाहिए, और ये स्टेटमेंट रिलेट करता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, आदर्शात्मक अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस कुछ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था से संबंधित हैं। तो इससे पहले हम क्वेश्चन समझे, हम समझ लेते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था होती क्या है। तो फर्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसे बोलते हैं कैपिटलिज्म या स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, यानी कि फ्री इकोनॉमी। ध्यान रखें, कैपिटलिज्म इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, सभी इसी को बोलते हैं। क्लियर। अगर हम बात करें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, तो ये स्टार्ट हुई थी 18वीं सेंचुरी से। क्लियर। इंग्लैंड और यूरोप में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था उसके साथ इसकी स्टार्टिंग मानी जाती है। यहां पर इसको ध्यान से देखिएगा, कैपिटलिज्म इज द इकोनॉमिक सिस्टम in which the resources of distribution and output are owned and controlled by private hands। इसका मतलब ये हो गया कि जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, यानी कि उत्पादन और वितरण के जो साधन हैं, उन पर निजी स्वामित्व और नियंत्रण होता है। इट मीन्स जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी समस्याएं हैं, क्या उत्पादन होगा, कितना होगा, कैसे होगा, जो भी डिसीजंस हैं वो लिए जाते हैं निजी स्वामित्व में, यानी कि प्राइवेट सेक्टर का मेन कंट्रोल होता है। अगर हम डेफिनेशन देखें, capitalism is that system in which there is private property and economic decisions are taken privately। इसका मतलब क्या हो गया कि पूंजीवाद वह प्रणाली है जिसमें निजी संपत्ति हो तथा आर्थिक निर्णय निजी रूप से लिए जाते हो। तो यहां क्लियर हो गया है कि जहां इकोनॉमिक डिसीजंस प्राइवेट सेक्टर लेगा, जहां सारी की सारी एक्टिविटी को प्राइवेट सेक्टर परफॉर्म करेगा, उस इकोनॉमी को बोलते हैं फ्री इकोनॉमी या कैपिटलिज्म इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है मूल्य यंत्र, यानी कि प्राइस मैकेनिज्म। अब ये क्या होता है, अर्थव्यवस्था में सभी आर्थिक क्रियाओं का संचालन, समन्वय, नियंत्रण किसी केंद्रीय सत्ता द्वारा न होकर मूल्य संयंत्र द्वारा होता है। इट मींस ये सारा का सारा प्राइस सिस्टम रन करता है। इसका मतलब कोई भी प्रोडक्ट कितनी प्राइस में बिकेगा, कितना प्रोडक्शन होगा, ये सब डिसाइड करता है उसकी प्राइस पर, और प्राइस डिपेंड करती है डिमांड और सप्लाई पे। क्लियर। क्योंकि मार्केट इकोनॉमी है, डिमांड होगी उतनी सप्लाई होगी, अगर डिमांड नहीं होगी तो सप्लाई नहीं होगी। इन कैपिटलिज्म ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर गवर्न्ड, कोऑर्डिनेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय द प्राइस मैकेनिज्म एंड नॉट बाय एनी सेंट्रल अथॉरिटी। ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है कैपिटलिज्म इकोनॉमी की। अब बात करते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था। सोशलिज्म इज दैट फॉर्म ऑफ the economic system in which main resources of output and distribution are owned and controlled by government। यानी कि उसका जस्ट अपोजिट, यहाँ उत्पत्ति के जितने भी साधन होते हैं, वितरण के जितने भी साधन होते हैं, उस पर स्वामित्व और नियंत्रण किसका होता है, सरकार का। यहाँ सरकार हो गई, पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती है। एंड दीज रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द मैक्सिमम सोशल बेनिफिट, जबकि वहां था प्राइवेट प्रॉफिट, तो वहां प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मेन रोल था, यहां सोशल वेलफेयर मेन रोल है। तो रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द मैक्सिमम सोशल बेनिफिट ऑन द बेसिस ऑफ कॉपरेशन। इसका मतलब यहां पर सहकारिता के आधार पर इन साधनों का प्रयोग अधिकतम सामाजिक लाभ के लिए किया जाता है, यानी कि सामाजिक कल्याण, सोशल वेलफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या हो गया, जहां उत्पत्ति के सभी साधनों पर स्वामित्व सरकार का होगा वो सोशलिस्ट इकोनॉमी, और जहां निजी क्षेत्र का होगा वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। यहाँ समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है अधिकतम सामाजिक कल्याण, और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो मेन एम होता है वो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी कि लाभ को अधिकतम करना। क्लियर। यहाँ सारे के सारे डिसीजंस कौन लेता है, सरकार लेती है, और वहां कौन लेता है, मूल्य तंत्र लेता है, क्योंकि वहां सारी की सारी चीजें प्राइवेट सेक्टर डिमांड और सप्लाई पर डिसाइड करता है। क्लियर। अगला प्रश्न, द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी इन विच, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, आपके ऑप्शंस हैं, संपत्ति सार्वजनिक रूप से स्वामित्व में है, प्रॉपर्टी इज पब्लिकली ओन्ड, आय के वितरण में समानता है, देयर इज इक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, निजी संपत्ति है, देयर इज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी, और
नियोजन प्रणाली प्रभावी है, द प्लानिंग सिस्टम इज इफेक्टिव। तो देखिए सार्वजनिक रूप से संपत्ति समाजवादी अर्थव्यवस्था में होती है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। आय के वितरण में समानता भी समाजवादी अर्थव्यवस्था में होती है, कि यहां पर आय के वितरण में समानता नहीं होती, असमानता होती पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। नियोजन प्रणाली यानी कि प्लानिंग सिस्टम जो काम वर्क करता है वो करता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दैट इज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति है, और निजी संपत्ति कहां होती है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। क्लियर? अगला प्रश्न, द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। आपके ऑप्शंस हैं, निजी लाभ को अधिकतम करना, मैक्सिमाइजिंग प्राइवेट गेन, श्रमिकों का कल्याण, वेलफेयर ऑफ वर्कर, समाजवाद की स्थापना, एस्टैब्लिश सोशलिज्म, आर्थिक समानता, इकोनॉमिक इक्वालिटी। तो देखिए यहां पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पूछा गया है, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में श्रमिकों का कल्याण से कोई मतलब नहीं है। श्रमिकों का कल्याण ये समाजवादी अर्थव्यवस्था में होता है। समाजवाद की स्थापना ये भी समाजवाद का गुण है, पूंजीवाद का नहीं है। आर्थिक समानता, तो देखिए आर्थिक समानता समाजवादी अर्थव्यवस्था में होती है, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैक्सिमाइजिंग प्राइवेट गेन, निजी लाभ को अधिकतम करना। अगला प्रश्न, द पोटेंशियल थ्रेट टू द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लिए संभावित खतरा है। आपके ऑप्शंस हैं, व्यापार चक्रों में वृद्धि, इंक्रीज इन बिजनेस साइकिल, वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल, आर्थिक शोषण, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। तो देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो कि निजी क्षेत्र रन कर रहा होता है, जहां सारी एक्टिविटी को डिमांड सप्लाई से डिसाइड करते हैं, तो वहां व्यापार चक्रों में वृद्धि बिल्कुल होती है, वर्ग संघर्ष भी हो जाता है क्योंकि आय के वितरण में समानता नहीं होती है, आर्थिक शोषण जाहिर सी बात है वहां होता है। तो इस हिसाब से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, सोशलिस्ट इकोनॉमी इज, समाजवादी अर्थव्यवस्था है। आपके ऑप्शंस हैं, नियोजित अर्थव्यवस्था है, प्लान्ड इकोनॉमी, अनप्लान्ड इकोनॉमी, अनियोजित अर्थव्यवस्था है, प्राइस सिस्टम इकोनॉमी, मूल्य प्रणाली अर्थव्यवस्था है, प्राइवेटली ओन्ड इकोनॉमी ऑन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के कारकों पर निजी स्वामित्व वाली अर्थव्यवस्था। तो देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था जो कि सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है उसी को बोलते हैं प्लान्ड इकोनॉमी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लान्ड इकोनॉमी, क्योंकि ये नियोजित अर्थव्यवस्था होती है, सारा का सारा प्लान गवर्नमेंट करती है। क्लियर? अगला प्रश्न, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी इज, समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य है। आपके ऑप्शंस हैं, निजी लाभ, प्राइवेट गेन, रोजगार में वृद्धि, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, आर्थिक स्वतंत्रता, इकोनॉमिक फ्रीडम, उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। तो देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था में निजी लाभ नहीं होता है, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं होती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है सामाजिक कल्याण, और रोजगार में वृद्धि करने से सामाजिक कल्याण बढ़ेगा, तो ये इसका प्रमुख उद्देश्य हो सकता है। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, रोजगार में वृद्धि, क्योंकि ये समाज कल्याण से जुड़ा हुआ है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोजगार में वृद्धि। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी, समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता कौन सी नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं, सेंट्रल प्लानिंग, केंद्रीय नियोजन, रोल ऑफ प्राइस सिस्टम, मूल्य प्रणाली की भूमिका, मैक्सिमम सोशल वेलफेयर, अधिकतम सामाजिक कल्याण, एंड गवर्नमेंट ओन्ड ऑन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व। तो देखिए नाम से ही क्लियर है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय नियोजन होता है। ये पूछा कौन सा ऑप्शन विशेषता नहीं है, तो केंद्रीय नियोजन विशेषता होती है, तो ये गलत हो जाएगा। अधिकतम सामाजिक कल्याण मेन उद्देश्य होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा रोल ऑफ प्राइस सिस्टम, मूल्य प्रणाली की भूमिका, ये होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, ये समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं होती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मूल्य प्रणाली की भूमिका। अगला प्रश्न, हु कंट्रोल्स द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारकों को कौन नियंत्रित करता है। आपके ऑप्शन है, सरकार, गवर्नमेंट, प्राइवेट पर्सन, निजी व्यक्ति, बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, निजी सरकार दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों का मिक्स्ड वर्जन अगर कोई अडॉप्ट करे, जैसा कि भारत
में जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, अर्थात कुछ सेक्टर्स निजी क्षेत्र पर छोड़ दिए जाते हैं जहां डिमांड सप्लाई और मूल्य संयंत्र होता है, कुछ क्षेत्र सरकार अपने अंडर में लेती है, निजी क्षेत्र व सरकार दोनों मिलकर अर्थव्यवस्था चला रही होती है, तो उसे बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। इस हिसाब से उत्पादन के साधनों पर जो स्वामित्व होगा वो दोनों का होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंदर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट। अगला प्रश्न, मिश्रित अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान कौन करता है? आपके ऑप्शंस हैं कीमत प्रणाली, प्राइस सिस्टम, केंद्रीय नियोजन, सेंट्रल प्लानिंग। बोथ प्राइस सिस्टम एंड सेंट्रल प्लानिंग, कीमत प्रणाली व केंद्रीय नियोजन दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यहाँ सारी की सारी जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं उनको दोनों मिलकर सॉल्व करते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ प्राइस सिस्टम एंड सेंट्रल प्लानिंग। तो ये था इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 9। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक में डाउट हो, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन के थ्रू बता सकते हैं। साथ ही इस चैनल से जुड़ी सभी जानकारी के लिए आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही इकोनॉमिक्स के डेली क्विज, नोट्स, इन वीडियोस के पीडीएफ, इन सब के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।